नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। सूचना मिल रही है पश्चिम बंगाल के गवर्नर दिल्ली पहुंच रहे हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। लेकिन जानकारी ये आ रही है कि उनको दिल्ली बुलाया गया है। जिस तरह के हालात इस समय पश्चिम बंगाल में हैं, जिस तरह का असंतोष, जिस प्रकार का आक्रोश और जिस तरह हर एज वर्ग की महिलाएं सड़कों पर हैं। अभी 4 दिन पहले ही पूरे पश्चिम बंगाल में 300 जगहों पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और वो भी रात्रि के समय। कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जिनकी वजह से इस बात के फिर से संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को लेकर के मंथन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। एक बुजुर्ग महिला एक टेलीविजन चैनल के कैमरे पर लगभग आक्रोशित मुद्रा में और कपकपाते हुए, यानी इतनी आक्रोश में है, इतनी गुस्से में है कि वो ये कह रही है, बरस रही है ममता बनर्जी पर कि अगर हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं में पहली बार ममता बनर्जी के प्रति देखने को मिल रहा है। कुछ घटनाक्रम है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसी मसले की। खुद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस पारदीवाला की जो 3 सदस्यीय पीठ है, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस को और ये कहा था कि आपको इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि कोलकाता हाई कोर्ट तो ऑलरेडी इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर चुका है। 5 दिन पहले सीबीआई इस मामले की जांच अपने हाथ में ले चुकी है और बहुत तेज गति से वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल को तीसरी चौथी बार तलब किया गया है और हर बार उनसे 8-8, 9-9 घंटे की पूछताछ हुई है। इसका मतलब ये है कि जांच के घेरे में उस समय जो प्रिंसिपल थे वो भी हैं। और क्यों हैं? क्योंकि मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने इस मामले में शुरू से ही झूठ बोले हैं। सबसे पहली कॉल जब उस लेडी डॉक्टर के माता-पिता के पास पहुंची तो कहा गया कि आप लोग आ जाइए, आपकी बेटी बीमार है। उन्होंने कहा कि वो तो अच्छी खासी है, हमारी बात हुई है, वो तो ठीक थी। फिर कहा गया कि नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। यानी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने झूठ बोले, पुलिस ने लीपापोती की, पुलिस के जांच के तौर तरीकों पर, इस मामले में जिस तरह की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, वो जो नहीं बरती गई है। और उसके बाद भी कोलकाता पुलिस जिस तरीके से लोगों को थोक में नोटिस भेज रही है, लीगल नोटिस भेज रही है, और खास तौर से जो सोशल मीडिया पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है कलकत्ता पुलिस के द्वारा। ममता बनर्जी जो वहां की चीफ मिनिस्टर भी है, वहां की होम मिनिस्टर भी हैं और वहां की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर भी,
गृह मंत्री के तौर पर भी और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी उन्हीं की सारी जिम्मेदारी बनती हैं। लेकिन वो क्या कर रही हैं? ये जिस तरीके से पूरे प्रदेश में और अब तो प्रदेश के बाहर भी दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक और चेन्नई से लेकर के हर जगह मुंबई तक सब जगह जो मेडिकल सेक्टर के जितने चिकित्सक हैं, वो जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और जो एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र ही ममता बनर्जी ने खुद सड़क पर उतर करके जुलूस निकालना शुरू कर दिया और दोषियों को फांसी देने की मांग करनी शुरू कर दी। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? अगर पुलिस ने कार्रवाई ठीक से नहीं की है, तो पुलिस किसके मातहत काम कर रही है? अगर मेडिकल कॉलेज का प्रशासन, प्रिंसिपल नाकारा, नालायक साबित हुए हैं, तो वो किसके तहत काम कर रहे हैं? आप खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। सारी ज़िम्मेदारी ममता बनर्जी की है, लेकिन वो सड़कों पर उतर कर के प्रदर्शन कर रही है और अपने साथ महिलाओं को लेकर के वो जुलूस निकाल रही हैं। तो ये सारे ऐसे मसले हैं, ऐसा लगता है कि राज्य मशीनरी पूरी तरीके से विफल हो गई है। जो पश्चिम बंगाल की महिला शक्ति है, उसका भरोसा ममता बनर्जी और उनकी सरकार से, उनके शासन-प्रशासन से डिग चुका है और अब तो केंद्र सरकार पर भी प्रेशर बिल्डअप हो गया है। क्योंकि ये सवाल बार-बार उठते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अराजक तत्व हैं, वो बार-बार निरंकुश होते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, दमन का रास्ता अपनाते हैं और जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी हत्याएँ करते हैं, हिंसा होती है तरह-तरह की और वहाँ का जो शासन-प्रशासन है, वो कई बार तो मूक दर्शक बन कर के रहा है। ये पहली बार है, 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ये पहली बार है जब उनके पुतले फूँके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, ये जो बंगाली सिनेमा के अभिनेत्री और अभिनेता सड़कों पर उतर आए हैं और मर्डर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे पास जो सूचना है, पिछले 7 दिन में अलग-अलग क्षेत्रों में 7 मर्डर हो चुके हैं और 11 अगस्त को बहरामपुर में हुआ, 12 अगस्त को बर्दवान में हुआ, 15 अगस्त को सिलीगुड़ी में हुआ, 15 अगस्त को ही बर्दवान में हुआ, 15 अगस्त को ही कलकत्ता में हुआ, 16 अगस्त को हावड़ा में हुआ, 17 अगस्त को मालदा में हुआ। महिलाओं की हत्या किया जाना, उनके रेप किया जाना, जैसे पश्चिम बंगाल में एक आम बात होती जा रही है और जो ताज़ा सूचना मिल रही है, जो सीबीआई की जाँच-पड़ताल से तथ्य सामने आ रहे हैं, सीबीआई के ही सूत्रों का कहना है कि ये मर्डर एक्चुअल में वहाँ नहीं हुआ है, जहाँ लेडी डॉक्टर की डेड बॉडी पाई गई है। बहुत संभव है उसका मर्डर कहीं और किया गया है और डेड बॉडी को वहाँ ला कर के डाल दिया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि जब उस बेटी का परिवार अस्पताल पहुंचा, मेडिकल कॉलेज पहुंचा, तो जहां वो डेड बॉडी रखी जा गई थी, उसके बाहर ही उसको 3 घंटे तक खड़ा करके रखा गया। उसको देखने नहीं दिया गया। बाद में उसके पिताजी को देखने दिया गया, बस एक फ़ोटो खींचने दिया गया और जिस कंडीशन में वो बच्ची पाई गई और डेड बॉडी पाई गई, उससे भी पता चलता है कि साहब क्या सिचुएशंस रही होंगी। हाई कोर्ट ऑलरेडी
पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगा चुकी है और ये फटकार किस बात के लिए लगाई गई है? एक तो इस बात के लिए कि साहब आपने जहाँ पर वो डेड बॉडी पाई गई है, उसके आस-पास तोड़-फोड़ करा दी। तो जो सरकार के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि साहब डॉक्टरों की बड़े लंबे समय से माँग थी कि वहाँ पर यूरिनल बनवा दिया जाए, शौचालय बनवा दिया जाए, टॉयलेट बनवा दिया जाए। इस पर फिर जो हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस थे, वो बरस पड़े और उन्होंने कहा कि सीबीआई जाँच के 12 घंटे के भीतर आप लोगों ने वहाँ तोड़-फोड़ करा दी। यानी सबूतों को मटिया-मेट करने की कोशिशें की गई हैं। ये भी पूछा गया हाई कोर्ट के द्वारा कि जहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, विरोध चल रहा था, वहाँ पर 7,000 लोगों की भीड़ रात्रि के समय कैसे घुस गई? पुलिस क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसियाँ क्या क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? और वहाँ जाकर के उन्होंने प्रदर्शनकारी नाराज़ डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की। महिला डॉक्टरों को भी नहीं बख्शा गया। वहाँ जमकर के तोड़-फोड़ की गई और उनको रोका नहीं गया। देखिए 3-4 डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी टिप्पणी की है कि कुछ होने वाला नहीं है। इससे पहले भी वहाँ पर ऐसी अनेक घटनाएँ हो चुकी हैं, जब 356 का प्रयोग कर दिया जाना चाहिए था और इस बार भी ये परफेक्ट केस बनता है क्योंकि राज्य की जो पूरी मशीनरी है, वो विरोध का स्वर उठाने वालों के दमन पर उतर आई है और खुद ममता बनर्जी डिनायल मोड में दिखाई दे रही है। अपनी ज़िम्मेदारी लेने के बजाय वो खुद सड़कों पर उतर कर के प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। यानी किसको भ्रमित कर रही हैं और किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तो गवर्नर दिल्ली आ रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं या उनको तलब किया गया है, इसका भी पता चल जाएगा देर-सवेर। लेकिन वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली आ रहे हैं तो अटकलें अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों बुलाया गया है? क्या रिपोर्ट ली जा रही है उनसे ताकि 356 के लिए आगे की कार्रवाई की जा सके? नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है कल। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल की का भाग्य जो है वो किस तरीके से लिखने वाली है। तीसरी बात ये है कि चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 दिन से दिल्ली में। उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है। उनकी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है और वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले हैं। वैसे तो जो आर्थिक पैकेज की घोषणा बजट में हुई थी आंध्र प्रदेश के लिए 15-16 हजार करोड़ की, उसके संबंध में बताते हैं कि ये मुलाकात हुई है और जो एक परियोजना है, उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके, उसके लिए जल्दी पैसा रिलीज़ हो, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जो अगली कैबिनेट की मीटिंग हो, उसमें ये मसला रख कर के इसको पारित करा लिया जाना चाहिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल में निर्मित हो गई हैं, अब जिसकी बदनामी के छींटे केंद्र सरकार के दामन पर भी पड़ रहे हैं कि साहब आपकी ढीलम-ढाली की वजह से, आपकी चुप्पी की वजह से, आपके कार्रवाई ना करने की वजह से वहाँ लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ममता बनर्जी बेफ़िक्र है इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद। उसका जो शासन-प्रशासन है वो लीपापोती पर ज़्यादा लगा हुआ है, विरोध करने वालों को का दमन करने पर ज़्यादा लगा हुआ है। ये इसलिए कि उसे पता है कि मोदी सरकार उनके खिलाफ कुछ भी बड़ा नहीं करने जा रही है। तो एक तरह का प्रेशर इस समय मोदी सरकार पर भी आ गया है।
तो क्या चंद्रबाबू नायडू से इस मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत हुई है कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो रुख है वो तो सबको पता चल गया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अगर ममता बनर्जी को फटकारने वाला रहता है, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, संवैधानिक संकट को लेकर के कोई टीका टिप्पणी आती है, उसके बाद हो सकता है कि मोदी सरकार आगे बढ़े। पर इसमें भी पेंच है। पेंच ये है कि अभी तक तो जितने ये इंडी अलायंस के घटक दल हैं, ये चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई अगर आलोचना नहीं कर रहा है इस पूरे मामले में ममता सरकार के रवैये की, तो उनका साथ भी देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के रिजल्ट आने हैं। तो 2 राज्यों में इस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में अगर मोदी सरकार बड़ा फैसला लेती है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का और ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने का फैसला लेती है, तो इसके क्या इम्पैक्ट इन दोनों राज्यों में होंगे, ये भी ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी। लेकिन ऐसा लगता है पहली बार कुछ गंभीर चिंतन मनन शुरू हो चुका है और जो घटक दल हैं एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, आरएलडी है, जीतन राम मांझी हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी चर्चाएं शुरू हुई हैं। देखना ये है कि आने वाले 1-2 दिन या 2-4 दिन में सेंटर कोई फैसला लेता है या एक बार फिर माहौल को गर्म करके खामोश रह जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।